नमस्कार। वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। हैदराबाद में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, खैरताबाद और बदलापुर में विशाल जुलूस। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के लोक प्रशासन दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तेलंगाना सरकार ने खाड़ी देश में काम करने वाले श्रमिकों के परिवारों के लिए बड़ी घोषणा की। दिल्ली को मिला नया मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के बाद आतिशी ने संभाला पद। अब खबरें विस्तार से। हैदराबाद शहर और तेलंगाना के विभिन्न जिलों में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े धूमधाम से जारी है। खैरताबाद इलाके में 70 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा के जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए। वहीं पुराने शहर के इलाके बदलापुर से निकलने वाला मुख्य जुलूस लगभग 18 किलोमीटर की दूरी तय कर हुसैन सागर में विसर्जित होगा। विसर्जन की प्रक्रिया बुधवार की सुबह तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गन पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और पब्लिक गार्डन में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राज्य के लोक प्रशासन दिवस समारोह का नेतृत्व किया। यह महत्वपूर्ण दिन 1948 के ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब तेलंगाना सामंती शासन से मुक्त हुआ था। अपने संबोधन में सीएम रेवंत रेड्डी ने डोड्डी कोमारैया जैसे बलिदानियों को याद करते हुए तेलंगाना के संघर्ष को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि यह संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय या सांप्रदायिक मामला नहीं है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत निजाम के अत्याचार की आलोचना करने वाले दर्शती कृष्णमाचार्य की कविता की मार्मिक पंक्तियों से की, जो इतिहास के गहराई और उसके महत्व को उजागर करती है। बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने तेलंगाना राज्य सचिवालय के परिसर में दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मूर्ति स्थापित करने की कांग्रेस सरकार के फैसले की आलोचना की है। केटीआर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना की पहचान और इतिहास का अपमान कर रही है और इसे राज्य के लोगों और तेलंगाना के संघर्ष का अपमान बताया। तेलंगाना तल्ली की मूर्ति, जो राज्य के 4 करोड़ लोगों की आशंकाओं का प्रतीक मानी जाती है, को शहीद स्मारक अमरा ज्योति और सचिवालय परिसर में स्थापित किया जाना था। केटीआर का कहना है कि कांग्रेस ने स्वार्थी राजनीति के लिए राजीव गांधी की मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो तेलंगाना के लोगों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। सोनिया गांधी गारिनी बलिदेवता అని, రాహుల్ గాంధీ గారిని ముద్దపప్పు అని, నానా బూతులు ఏవైతే గతంలో తిట్టినావో వాటిని కవర్ చేసుకోవడానికి ఈ రోజు చాలా కష్టపడి వాళ్ళ ప్రాపకం కోసం నేను చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? రాజీవ్ గాంధీ గారు కంప్యూటర్ కనిపెట్టిండట. ఇక నీకు ఎంత తెలివి ఉందో దీన్ని బట్టే చెప్పొచ్చు. అయ్యా రేవంత్ రెడ్డి గారు, నీకు తెలియదు. దరిద్రం ఏంటంటే నీకు తెలియదన్న విషయం కూడా తెలియదు. నీకు ఎవడు చెప్తే ఇనవు. కంప్యూటర్ కనిపెట్టింది రాజీవ్ గాంధీ కాదు నాయన, చార్లెస్ బ్యాబేజ్ అన్నట్టు ఆయన. పాపం ఆయన కనిపెట్టిండు. ఆయన బాధపడుతున్నాడు. ఎక్కడున్నాడు కానీ ఆయన ఆత్మ అది బాధపడతా ఉన్నది. రాజీవ్ గాంధీ గారు భారతదేశానికి కంప్యూటర్ పరిచయం చేసినట్టాడు. రాజీవ్ గాంధీ గారు కంప్యూటర్ పరిచయం చేయలేదు భారతదేశానికి. 1955లోనే టాటా గ్రూప్ వాళ్ళు బొంబాయిలో మొట్టమొదటి కంప్యూటర్ను వాళ్ళు తీసుకొచ్చినారు. ఇది నీకు తెలియదు. ఆ రోజు రాజీవ్ గాంధీ గారికి 10 ఏళ్ళో 12 ఏళ్ళో. ఇది నీ తెలివి, ఇది నీకున్న పరిజ్ఞానం. ఇక దాంతోపాటు మీకు తెలుసు ఈ రాష్ట్రంలో పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అంటే, ఒకవైపు చికెన్ గున్యాలు, విష జ్వరాలు, మరొక వైపు ఈ డెంగ్యూలు, పారిశుద్ధ్యం పడకేసింది. పట్టణ ప్రగతి లేదు, పల్లె ప్రగతి లేదు. కనీసం పల్లెల్లో పిచికారి కొట్టించే పరిస్థితి లేదు నీ ప్రభుత్వానికి. స్కూళ్ళలోనేమో చాక్ పీసులకు పైసలు లేవు, పల్లెల్లోనేమో పిచికారి కొట్టించేందుకు పైసలు లేవు, సర్పంచుల బిల్లులు ఇవ్వవు, ఆఖరికి పోలీసుల బండ్లల్లో
మరి మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళని కొట్టబోయేటోళ్ళకి వాళ్ళకు కూడా మరి కనీసం వాళ్ళ బండ్లలో డీజిల్ పోసే ముఖం లేదు. దాంతోపాటు హోంగార్డులకు కూడా జీతాలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు. చెప్తూ పోతే ఒకటి రెండు కాదు, రాష్ట్రంలో ఒకవైపు హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ పెట్టే పరిస్థితి ఉన్నది. అంత దారుణమైన పరిస్థితులు వాళ్ళ పిల్లలు ఎక్కడ చూసినా ప్రతి ఇంట్లో జ్వరాలతో అతలాకుతలమవుతున్నారు. ఇవన్నీ ఒకవైపు ఉంటే పాలనను పక్కన పెట్టి కేవలం కేసీఆర్ను బీఆర్ఎస్ పార్టీని తెల్లారి లేస్తే తిట్టడమే ఒక పనిగా పెట్టుకొని ఒక పనికిమాలిన పాలన నడుపుతున్న రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఇవాళ ప్రజాపాలనా దినోత్సవం జరుపుతూ ఉన్నాడు. అందుకే ఇవన్నీ చెప్తా ఉన్నాడు. ఈ సెప్టెంబర్ 17ను ప్రజాపాలనా దినోత్సవం అంటున్నాడు. ఈ రాష్ట్రంలో ఇంతవరకు పాలన అనేదే లేదు, ఆలన లేదు, పాలన లేదు. గురుకులాల్లో పిల్లలు అవస్థలు పడతా ఉన్నారు విషాహారం తింటూ. గురుకులాల్లో పిల్లల మీద అఘాయిత్యాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. గురుకుల టీచర్లను 2500 మందిని తీసి పక్కన పెట్టేసినారు సడన్గా ఆకస్మికంగా. ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఉంటే ప్రజాపాలన పేట డైవర్షన్ గేమ్లు ఆడుతున్న రేవంత్ రెడ్డి గారు పరిపాలన మీద దృష్టి పెట్టు, పరిపాలన చెయ్యి, ప్రజలకిచ్చిన హామీలు నెరవేర్చు. అందుకే ఇవాళ మేము మా పార్టీ తరఫున రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి చెప్పేది ఏమంటే, ఇకనైనా ఈ 10వ నెల నుంచి అయినా పరిపాలన మీద దృష్టి పెట్టి ముందుకు పోండి. తప్పకుండా ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా మేము ఎప్పటికప్పుడు ప్రజా సమస్యల్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తూనే ఉంటాం, మిమ్మల్ని ఎండగడుతూనే ఉంటాం. ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజా ఉద్యమాలు నిర్మించి తప్పకుండా ఉద్యమిస్తూ మీరు ఇచ్చిన 420 హామీలు అమలు చేసేదాకా మీ అంతు చూస్తాం, మీ ఎంబడబడతామనే మాట కూడా తెలియజేస్తూ, నిన్న నువ్వేదైతే తప్పు చేసినావో తెలంగాణను అవమానిస్తూ, తెలంగాణ ఆత్మను అగౌరవపరుస్తూ, తెలంగాణ తల్లి ఎక్కడైతే కొలువు ఉండాలనో అమరజ్యోతి మధ్యన అంబేద్కర్ సచివాలయం నడుమ తెలంగాణ భవిష్యత్ తరాలకు భవిష్యత్ పాలకులకు కూడా స్ఫూర్తిగా ఉండాల్సిన ఆ స్థలంలో ఎక్కడైతే తెలంగాణ తల్లి కొలువు తీరాలో అక్కడ నువ్వు రాహుల్ గాంధీ గారి తండ్రిని పెట్టినావు. తప్పకుండా మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, సకల మర్యాదలతో మేము మళ్ళీ ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన మరుక్షణమే సకల మర్యాదలతో ఆ విగ్రహాన్ని అక్కడి నుంచి తిరిగి నీ గాంధీ భవన్కు పంపిస్తాం. అంతగానం ప్రేమ ఉంటే జూబ్లీహిల్స్లో నీ ఇంట్లో పెట్టుకో, లేదా ఇంకో కాడ పెట్టుకో, కానీ అక్కడ మాత్రం ఖచ్చితంగా తెలంగాణ తల్లి ఉంటుంది. ఇది జరిగి తీరుతుంది, రాసి పెట్టుకోమని చెప్పి కూడా ఈ నిమజ్జనం రోజు చెబుతూ, తప్పకుండా రాష్ట్రంలో గణేష్ పండుగ జరుపుకుంటున్న మా సోదరులకు సోదరిమణులకు ఈ వినాయక నిమజ్జనానికి సహకరిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి, మా తమ్ముళ్లకు మా చెల్లెలకు ఎవరైతే గణేష్ నిమజ్జనానికి कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद वी हनुमंतराव ने बीआरएस नेताओं को सचिवालय के सामने स्थापित की गई राजीव गांधी की प्रतिमा के मुद्दे का राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया है। गांधी भवन में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए वी हनुमंतराव ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वह एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय निर्माण में अथक परिश्रम किया। हनुमंतराव ने चेतावनी दी है कि बीआरएस पार्टी द्वारा इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भड़काने से पार्टी को ही खुद नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के परिवार ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, ऐसे नेता का अनादर करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ఆలోచన లేదు. ఆ రాజీవ్ గాంధీ ఈ దేశంలో 21st సెంచరీకి తీసుకుపోవాలని యువతరానికి 21 ఏళ్ల నుంచి 18 ఏళ్ల యువకులకి ఓటర్కి 21st సెంచరీకి తీసుకుపోవాలని చేశారు. ప్రపంచ దేశాలతో సమానంగా సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ తెచ్చిన వ్యక్తి, చెప్పకుండానే లక్షలాది మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించిన వ్యక్తి యువకులకు. అలాంటి నాయకుని విగ్రహం మేము కూలగొడతామని అనడం అది తీవ్ర పరిణామాలకు దారి తీస్తుంది. ఆలోచన చేయండి. ఏదైనా మాట్లాడే ముందు ఎవరు ఆయన, రాజీవ్ గాంధీ ఏంది, ఏం చేసిండు, ఆయన ప్రతిష్ట ఏంది, దేశం గురించి ఏం చేశారు, ఆఖరుకు ప్రాణాలు అర్పించిన వ్యక్తి విగ్రహం పెడతా అంటే కూడా దాని మీద మీరు కూలగొడతాం పడగొడతాం అనేది చాలా తప్పుడు ఆలోచన. ఇప్పటికన్నా చెప్తున్నారు, జరిగితే తీవ్ర పరిణామాలు అవుతాయి. 4 గంటలకు చేస్తున్నావు, ఎవడొస్తాడో నేను చూస్తా. రాజీవ్ గాంధీ గారి అనుచరుగా, ఇందిరాగాంధీ కుటుంబ సభ్యుడుగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాజీవ్ గాంధీ అభిమానులు భారతదేశంలో కోట్లాది మంది ఉన్నారు. వారికి ఏదైనా జరిగితే మీ పార్టీకి పెద్ద నష్టం అవుతుంది. నేను వేరే వాడు చెప్ప, పెద్ద నష్టం జరుగుతుంది. ఇప్పటికన్నా ఏ చిన్న సంఘటన కూడా జరగకుండా చూడాలి. 4 గంటలకు
రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు దాన్ని అన్విలింగ్ చేస్తారు. తప్పనిసరిగా భారతదేశంలో గెలవడానికి రాహుల్ గాంధీ ఏం చేశారు, ప్రజలకు ఏ విధంగా ఆయన తల్లి ఏం చేసిండు, తల్లి చనిపోయింది, కొడుకు చనిపోయిండు, అదే విధంగా సంజయ్ గాంధీ కూడా చనిపోయాడు. కనుక నా ఉద్దేశంలో ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడడం వల్ల మీ ప్రతిష్ట, మీ ఆలోచన, మీరు తెలంగాణ కూడా ఇచ్చింది ఎవరు? రాజీవ్ గాంధీ తల్లి ఇచ్చింది. ఇచ్చిన మాట నిలబడి వాళ్ళ కొడుకును కూలగొట్టడం అంటే చాలా తీవ్ర పరిణామాలు అయితే. దయచేసి ఇలాంటి మానుకోకు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ గణపతి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి, అదేవిధంగా ముస్లింలది మిలాదు నబీ జరుగుతున్నది. ఒక అవాంఛనీయ సంఘటన జరిగితే రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసినట్టు, దీనివల్ల మీ పార్టీకే పెద్ద నష్టం జరుగుతుంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇలాంటి ఆలోచన చేయొద్దు. ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడడంలో మీ ప్రతిష్టనే తగ్గిపోతుంది. బాబు ఎవరు రాజీవ్ గాంధీ ఏం తప్పు చేసిండైనా? దేశాన్ని దోచుకున్నాడా? దేశానికి సాయం చేశాడు, పేదవారికి సాయం చేశాడు, ఉద్యోగాలు ఇప్పించాడు. ప్రపంచ దేశాలలో భారతదేశం కూడా ఉండాలని అలాంటి వ్యక్తి గురించి చెయ్యొద్దు. దయచేసి చెప్తున్నా, ఏదన్నా చిన్న సంఘటన జరిగినా పరిణామాలు తీవ్రంగా దాని తర్వాత మీ పార్టీకే ముప్పు అవుతుందని చెప్తున్నా. తప్పనిసరిగా రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం ఉండాల్సిందే. అక్కడనే వచ్చిన జనం, గ్రామాల నుంచి వచ్చిన జనం కూడా అదొక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ప్లేస్. జనం కూడా వచ్చి చూస్తారు, ఆయన నివాళులు అర్పిస్తారు. కాబట్టి ఇలాంటి మార్పు మనకోవాలని కోరుతున్నా. ఏది జరిగినా దానికి టిఆర్ఎస్ పార్టీ జవాబు చెప్పవలసి వస్తుంది. ప్రజలు తిరగబడే రోజు కూడా వస్తుంది. రాజీవ్ గాంధీ గుర్తుకుంటే అని చెప్తూ మరొకసారి రిక్వెస్ట్ కూడా చేస్తారు, ఇలాంటి ఆలోచన మానుకోండి. అదేవిధంగా ఏదైతే డీమ్డ్ యూనివర్సిటీలో ఏది రిజర్వేషన్ లేనే లేదు, మెరిట్ వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వనట్టు ఇది ఎక్కడ అన్యాయం బాబు? అంటే మీ యూనివర్సిటీలు పెట్టడం దేనికి? सोमवार को हैदराबाद में 1500वें ईद मिलादुन नबी पारंपरिक उत्साह और जोश के साथ मनाई गई, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को बदलने का संकल्प दोहराया गया। चल रहे गणेश उत्सव के कारण समारोह घर के अंदर ही सीमित रहा, जबकि गुरुवार को ऐतिहासिक मक्का मस्जिद से मिलाद जुलूस निकाला जाएगा। रविवार शाम पूरे देश में मिलादुन नबी समारोह की शुरुआत की गई। खासकर पुराने शहर के कई इलाकों में सजावट की गई। सोमवार को मस्जिदों में इस्लाम की रक्षा, समृद्धि और मुसलमानों की एकता और कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना की गई। इस खास अवसर पर भोजन, मिठाई, नाश्ता, जूस और पानी का वितरित किया गया। तेलंगाना सरकार ने खाड़ी देश में काम करने वाले तेलंगाना के श्रमिकों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। सरकार ने खाड़ी देश में मरने वाले तेलंगाना श्रमिकों के परिवार को 5 लाख रुपए की राशि देने का फैसला किया है। इस संबंध में आधिकारिक आदेश सोमवार रात को जारी किए गए। इसके अतिरिक्त खाड़ी श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रवासी प्रजावाणी नामक एक सलाहकार समिति गठन किया गया है। इस समिति के माध्यम से श्रमिकों की शिकायत प्राप्त की जाएगी और राज्य सरकार विभिन्न कारणों से होने वाली मौतों के मामले को देखते हुए संकटग्रस्त व्यक्ति और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करेगी। मंत्री पूनम प्रभाकर ने हाल ही में घोषणा की है कि मृत श्रमिकों के बच्चों को उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आवासीय विद्यालयों में शिक्षक अवसर प्रदान किया जाएगा। ये पहल श्रमिकों के परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईद मिलादुन नबी पूरे भारत में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर सामान्य भोजन की व्यवस्था की गई और दुरूद की महफिल भी आयोजित की गई। कई शहरों और क्षेत्रों में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवसर पर जुलूस निकाले गए और सभाएं आयोजित की गई। इस खास मौके पर केरल राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द की एक प्रभावशाली घटना सामने आई है कि केरल में एक गैर मुस्लिम शिक्षक बारिश में भरी सड़क पर मिलादुन नबी जुलूस का इंतजार कर रही थी, जिसमें मदरसे के बच्चे भी शामिल थे। जब बच्चे वहां पहुंचे तो महिला ने एक बच्चे को माला पहनाकर उसे ईद की बधाई दी। ये दिल छू लेने वाला दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और इसे लोगों द्वारा खूब सराहा जा रहा है। यह घटना सांप्रदायिक एकता और आपसी सम्मान की मिसाल के रूप में उभरी है, जिसमें सभी धर्मों के बीच प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाया है।
दिल्ली के राजनीतिक में एक बड़ा बदलाव करते हुए आम आदमी पार्टी ने आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है। पार्टी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई है और इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। इस बीच मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज वीके सक्सेना से मुलाकात करेंगे। इस बैठक के दौरान केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की संभावना को लेकर चर्चा कर सकते हैं और इस्तीफे के साथ ही विधायक दल के नेता के नाम की भी सिफारिश पत्र सौंप सकते हैं। केजरीवाल ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और जनता की अदालत में पेश होंगे। विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, और उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है, ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आज इन परिस्थितियों में जब उन्होंने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया, आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को 2 जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के बाद आज दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। पार्टी की विधायक बैठक में आतिशी को मुख्यमंत्री चुना गया और लोग उन्हें अब बधाई दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले बयान में आतिशी ने कहा, मुझे बधाई मत दीजिए, आज मैं बहुत दुखी हूं। उन्होंने कहा, यह दुखद समय है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने और मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए मैं अपने नेता और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी की आभारी हूं। उन्होंने ये भी कहा, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को विधायक, मंत्री और अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलना आम आदमी पार्टी में ही संभव है। इस अवसर पर आतिशी ने खुशी के साथ साथ दुख भी व्यक्त की कि उनके बड़े भाई और गुरु अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। अगर अरविंद केजरीवाल जी की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता, कोई और नेता होता, तो वो 2 मिनट नहीं सोचता मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बारे में। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो किया जो आज तक इस देश का इतिहास तो छोड़िए, शायद दुनिया के इतिहास में किसी नेता ने ना किया हो। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफ़ी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जब दिल्ली की जनता मुझे कहेगी कि हम तुम्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जब दिल्ली की जनता कहेगी कि तुम ईमानदार हो, तब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमें लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई त्याग का उदाहरण मिलेगा जो आज अरविंद केजरीवाल जी ने देश के सामने रखा है। दिल्ली भर में लोग बहुत दुखी हैं अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से। कल शाम मुझे एक बुजुर्ग महिला मिली, जब उन्हें खबर मिली थी कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया है, वो रोने लग गई। उन्होंने कहा कि वो मेरे बेटे की तरह हैं, उसको इतना परेशान किया है, उसको इतना परेशान किया, उस पर झूठे केस लगाए। और उन बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं घर घर जाऊंगी, मैं घर घर जाके लोगों को कहूंगी कि मुझे अपने बेटे को ही मुख्यमंत्री बनाना है। तो आज सभी दिल्ली वाले ये प्रण ले रहे हैं, सभी दिल्ली वाले इतने गुस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र से नाराज हैं और अपने बेटे
बिहार के विधानसभा में विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में बिगड़ती शासन स्थिति को लेकर नीतीश कुमार सरकार की आलोचना की है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार राज्य में बढ़ते अपराधों के प्रति अंधे, बहरे और गूंगे हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य में शासन की स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई है और नीतीश कुमार सरकार स्थिति को सुधारने में विफल रही है। राज्य में कानून का शासन गायब हो गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं को सत्तारूढ़ दल के संरक्षण में हो रहे अपराधों की कोई चिंता नहीं है और वह अपराधों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा, अपराध बनने पर मुख्यमंत्री अंधे, बहरे और गूंगे हो गए हैं। वह देख, सुन या बोल नहीं सकते हैं। यह एक कड़वा सच है कि सरकार अपराध की स्थिति को सुधारने में पूरी तरह असफल रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की सरकार के पहले 100 दिनों को यू टर्न और विफलताओं से भरा हुआ बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पहले 100 दिन देश की अर्थव्यवस्था, किसानों, युवाओं, महिलाओं, बुनियादी ढांचे, रेलवे और संस्थानों पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले साबित हुए हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया है कि इन 100 दिनों में यह स्पष्ट कर दिया है कि पीएम मोदी के पास देश की समस्याओं से निपटने के लिए कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने अपने 100 दिन की योजना की बात कही थी, लेकिन आज उनके सामने असफलताओं का एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है। कोई समाधान नहीं है, कोई विजन नहीं है और समस्याओं से मुंह मोड़ना, रण छोड़ के भाग जाना उनकी पुरानी आदत आज भी बरकरार है। 100 दिन में सरकार का हर पल अस्थिरता का, अनिर्णायकता का और अपरिपक्वता का प्रतीक है। इन 100 दिनों में उस गुब्बारे में बहुत हवा भरने की कोशिश की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस देश की जनता ने ऐसी कील चुभोई उस गुब्बारे में कि हवा भर नहीं पाई। और असलियत यह है कि जो मोदी जी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान अपने पहले 100 दिन के प्लान का जिक्र करते थे, उनके सामने विफलताओं का एक पुलिंदा खड़ा है। और हमारा सवाल है कि क्या है प्लान? प्लान यह है कि आप बैसाखियों पर आ जाकर खड़े हैं, आपने यू टर्न की सरकार के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, रेल ध्वस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, महिला सुरक्षित है, बेरोजगारी नित नया चरम छू रही है। यही है आपका रिपोर्ट कार्ड। मैं सिलसिलेवार तरीके से और जो एडजॉइनिंग पिक्चर होगी वो आपको जिस बिंदु को हम डिस्कस कर रहे हैं उसका प्रतीक होगी। पहला रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा जो है वो नरेंद्र मोदी की यू टर्न सरकार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यू टर्न सरकार पिछले 100 दिन से चल रही है और यू टर्न करने को मजबूर इस देश के लोकतंत्र ने किया है, इस देश के विपक्ष ने किया है, इस देश के लोगों ने किया है। अहंकार अब नहीं चलेगा और यू टर्न सरकार को करना पड़ेगा। अगर आपका कोई गलत नतीजा देश के लोगों को कुप्रभावित करता है तो वो कानून नहीं बनेगा और आपको लगातार उस पर यू टर्न कराकर ही हम दम लेंगे। लैटरल एंट्री, जिसमें कि आरक्षण को ताक पर रखा गया और उसके बाद लैटरल एंट्री का प्रबंध किया गया, हमने आवाज उठाई, लोगों में आक्रोश हुआ, लैटरल एंट्री पे यू टर्न हुआ। कहते थे ब्रॉडकास्ट बिल लाएंगे, जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो कठिन सवाल कुछ पूछते हैं, जो आईना दिखाते हैं, उनका मुंह बंद करने की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश होगी। इतना प्रतिकार हुआ उस पर, इतना विरोध हुआ कि उस बिल पर भी यू टर्न करना पड़ा। फिर बोला वक्फ बोर्ड बिल लाएंगे। यह कुछ नहीं था, यह सिर्फ पोलराइजेशन का, तुष्टीकरण का एक माध्यम था। और असलियत यह है कि समूचे विपक्ष ने खड़े होकर इस देश के लोगों ने आपको मजबूर किया, आपको उसको जेपीसी भेजना पड़ा। यह पहला कानून है जो 2019 के बाद आपने जेपीसी भेजा। आपने मिडिल क्लास पर इंडेक्सेशन लादने की कोशिश करी, एलटीसीजी टैक्स लादने की कोशिश करी। मिडिल क्लास का आक्रोश देखकर, विपक्ष की पहल देखकर आपको इंडेक्सेशन वापस लेना पड़ा। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, एनपीएस बहुत अच्छा है, ओपीएस खराब है, एनपीएस से बड़ा कुछ है ही नहीं, और एनपीएस को भी वापस लेकर आपको एक यूपीएस लाना पड़ा। तो मैं क्यों ना कहूं कि 100 दिन जो है वो लगातार यू टर्न का प्रतीक है।
पर इन 100 दिनों में अगर एक संसाधन, एक संस्थान की बर्बादी हुई है तो वो है भारतीय रेल। और अगर उसका ग्राफिक ऊपर आ जाए तो आपको दिखाई देगा कि 100 दिन में 38 बड़े रेल हादसे हुए हैं और उन 38 बड़े रेल हादसों में 21 मौतें हुई हैं। असलियत यह है कि पिछले साल जून में बालासोर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ और ऐसा लगता था कि सरकार उससे कुछ सबक सीखेगी, सरकार रेल को सुचारू रूप से चलाने का कोई प्रबंध करेगी। लेकिन फिर जून में कंचनजंगा ट्रेन का हादसा हुआ और ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जहां पर या तो कोई रेल पटरी से ना उतरी हो या इंजन पटरी से ना उतरा हो या रेल हादसा ना हुआ हो। और असलियत यह है कि 21 मौतों के बाद कवच अभी भी 2 किलोमीटर पर लग रहा है सालाना। और इस देश के रेल मंत्री जो रील मंत्री बनने में ज्यादा मशगूल हैं, वो बेशर्मी से खड़े होकर कहते हैं ये छोटी छोटी घटनाएं हैं। रेल का पटरी से उतर जाना, रेल हादसे होना, एक नहीं दो नहीं 38 रेल हादसे होना। और अगर मैं 2023-24 के साल की बात करूं तो 313। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी नेता भी सोशल मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दे रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई, भगवान उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र दे। बसपा प्रमुख मायावती ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और उनकी लंबी उम्र के लिए शुभकामनाएं। इस प्रकार विभिन्न राजनीतिक नेता पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की कोशिशों पर असंतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी ओर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक साथ आने की कोशिश अच्छी नहीं रही और इस संबंध में अधिक प्रयास की आवश्यकता है। सोमवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पत्रकारों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि खड़े किए जा रहे निर्दलीय उम्मीदवारों को हराने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। उन्होंने आगे बताया कि गठबंधन की कमी के कारण वोट बच सकते हैं, जिससे निर्दलीय उम्मीदवारों को लाभ हो सकता है। महबूबा मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि एकजुट होकर ही राजनीतिक दल निर्दलीय उम्मीदवारों की बढ़ती ताकत को रोक सकते हैं और प्रभावी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आज अरोही पंचायत समिति में बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकों ने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। 2 साल से लंबित 7वें वेतन की चौथी और 5वीं किश्त न मिलने पर प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सांकेतिक भूख हड़ताल की। प्रदर्शनकारी में मधुकर, अशोक, श्रीमती लक्ष्मी, श्रीमती दमयंती, सतीश, दिलदार अली, शंकर, रंजन और विजय शामिल थे। 7व्या वेतन आयोगाबद्दल तुमचं काय मत आहे, याबद्दल सविस्तर मत सांगा सर। 7व्या आयोगाच्या समस्याबाबत आम्ही वारंवार गटशिक्षणाधिकारी यांना विनंती करून सुद्धा त्यांनी या बाबीकडे कानडोळा केलेला आहे आणि माननीय जिल्हा शिक्षणाधिकारी गडचिरोली यांच्या पत्रामध्ये त्यांना नमूद केलेलं आहे की 4/9/2024 हप्त्याचे 3रा आणि 4था हप्ता देणे अनिवार्य होतं, परंतु त्यांनी अजूनपर्यंत कारवाई केलेली नाही आणि या कार्यालयात हे गटशिक्षणाधिकारी कधीच राहत नाहीत आणि वारंवार इकडे तिकडे फिरत असतात। ते आमच्या समस्याकडे दुर्लक्ष आहे। बीडीओ साहेबांना विचारलं असता त्याने सांगितलं की यांचं काम झालेलं आहे, पंचायत समिती स्तरावर कोणतेही सध्या काम नाही, तर आम्ही सर्व जिल्हा परिषदला पाठवलं आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे। तर तुमचं काय मत आहे याचं? ते वारंवार चुका करतात इथं कार्यालयीन कर्मचारी, त्यांच्यामुळे हे अडथळे निर्माण होत आहे या ठिकाणी आणि त्या मान्य गटशिक्षणाधिकाऱ्याचं दुर्लक्षपणा आहे त्यांचा या कामामध्ये। 2 वेळा त्यांनी चुकीचं पाठवलेलं आहे, तर ही समस्या कसं सुटेल? किती वर्षापासून प्रकार रेंगाळत आहे हा? 3-4 वर्षापासून प्रश्न रेंगाळत आहे। आम्ही सर्व COला, शिक्षणाधिकाऱ्यांना, इथल्या मंत्री महोदयांना आणि माजी जिल्हा परिषद यांनासुद्धा कळवलेला आहे, तरी पण सुद्धा या कार्यवाहीकडे लक्ष देत नाही आणि या ठिकाणी खूप काही समस्या आहेत। काही शिक्षकांच्या निवड श्रेणी, चट्टोपाध्याय आणि इतर समस्या आहेत। सर्व्हिस बुकची पडताळणी नाही, PPOचा काम नाही
काहीच करत नाही आहे. इथं राहत सुद्धा नाही ते गट शिक्षणाधिकारी. तर याच्यावर हां, तर याबद्दल साळुंखे सर आपलं काय मत आहे? तर वारंवार या ठिकाणी आम्ही पत्रव्यवहार केलेले आहे. मान्य शिक्षणाधिकारी आणि संबंधित संवर्ग विकास अधिकारी यांच्याकडे वारंवार आम्ही पत्र दिलं आहे, परंतु अजूनपर्यंत या पत्राची दखल घेत नाही. कारण की आता सध्या स्थितीमध्ये शालार्थ पद्धतीने ही जी रक्कम काढायची होती, तर ही रक्कम तरतूद जवळपास 1 महिना झालेला या ठिकाणी तरतूद येऊन आहे, परंतु या ठिकाणी कारवाई झालेली नाही. तर दिनांक 13ला जेव्हा आम्ही आलो 13/9/2024ला मान्य संवर्ग विकास अधिकारी पंचायत समिती अहेरी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यावेळी त्यांनी कामाची शहानिशा केली. तर 13 तारखेला यांनी ऑनलाईन काम केलेलं आहे आणि आता सध्या त्या ही पद्धत आली, त्याची डेडलाईन आहे 25 तारीख. आजची तारीख 17, 7 दिवस उरले, रिमेनिंग लेफ्ट 7 दिवस उरले आहेत. तर काही चुका आहेत. आखिर में हेडलाइंस फिर। हैदराबाद में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, खैरताबाद और बदलापुर में विशाल जुलूस। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य के लोक प्रशासन दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तेलंगाना सरकार ने खाड़ी देश में काम करने वाले श्रमिकों के परिवारों के लिए बड़ी घोषणा की। दिल्ली को मिला नया मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा के बाद आतिशी ने संभाला पद। 1 TB हिंदी समाचार यहीं पर खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।